आप सबको नमस्कार। आप सबको मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आज मैं आया हूँ। इससे पहले मैं एसएससी का वैकेंसी का एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सेप्टिंग था, लेकिन वो वीडियो एसएससी का मेन साइट से अपलोड नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो वीडियो को मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो ये एसएससी का जो ऑफिशियल साइट है, एसएससी का ऑफिशियल साइट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल साइट से ये वीडियो मतलब ये नोटिफिकेशन को अपडेट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर 24/11/2023 यानी 24/11 को इस नोटिफिकेशन का डेट को अपलोड किया गया है। किस चीज़ का नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन, जो एसएससी जीडी जो पैरामिलिट्री फौज में जो नौकरी होता है उस नौकरी का ये नोटिफिकेशन है। सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एसएससी जीडी में नौकरी में आना चाहता है या अपना लाइफ में कुछ करना चाहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा नौकरी माना गया है। अगर आप इच्छुक है या इस नौकरी में आना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से पढ़े, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर हो पाएगा। जैसे सबसे पहले दिखा गया डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24/11 से लेके 31/12 तक वैलिड है। लास्ट डेट है 31/12/2023 23 o'clock, यानी इस साल का लास्ट दिन तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का 1/1/2024 तक डेट है। बाकी अगर कुछ करेक्शन वगैरह कुछ पेमेंट का ड्यू रहता है तो ये इतना तक से आप कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीई जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसका शेड्यूल फरवरी या मार्च 2024 में होने का संभावना जताया है। कौन जताया? एसएससी, यानी जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, कर्मचारी चयन आयोग, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है एसएससी जीडी का, जिसका वैकेंसी क्रिएट किया गया है और उसका फरवरी मार्च में सीएससीई यानी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने का डेट एक्सेप्ट दिया गया है। अभी इस नोटिफिकेशन में आपको कैसे किस प्रकार से क्या करना है हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया है। क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, हर एक चीज़ को इसके बारे में दिया गया। जैसे इसमें आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स एंड राइफलमैन जनरल इन असम राइफल एआर में जो भी आपका होगा उसके बारे में हर एक चीज़ दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको सीबीई के लिए बुलाया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद आपको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मतलब आपका पीएसटी में आपका शरीर का हाइट वेट आपका चेस्ट क्या है उसके मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा, और पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका रनिंग वगैरह जो भी काम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। कब? जब आप सीबीई को कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद सीबीई पीएसटी पीईटी कंप्लीट करने के बाद आपको डीएमई और डीवी के लिए बुलाएगा। डीएमई और डीवी का मतलब क्या है? डीएमई का मतलब है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको डीएमई कहा जाता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और दूसरा चीज़ है डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एक दिन में दोनों चीज़ होगा। ये दोनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप एसएससी जीडी में आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो नंबर रहेगा जो रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको अलग अलग फौज के लिए आपको डिटेल किया जाएगा और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको उस हिसाब से दिया जाएगा। और आपका एक्सेप्ट ज्वाइनिंग डेट जो मैं बोलूँगा, अभी लगभग सारे प्लान फौज का जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वो लगभग पूरा ट्रेनिंग चल रहा है। जो 2022 बैच का था उसका ट्रेनिंग चल रहा है और ये ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला है
23-24 का नवंबर का, कम से कम अक्टूबर नवंबर में ख़त्म होने वाला। तो आपको नवंबर दिसंबर 2024 का नवंबर या दिसंबर में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अगर कोई डीएमई में अगर अनफिट होता है, यानी डिटेल मेडिकल अनफिट होता है, तो उसके लिए और एक ऑप्शन रहता है जिसको कहता है आर एम ई यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन। उसको भी अगर आप पास करते हैं तो फिर भी आप मेरिट के लिए हकदार बनते हैं कि आपका मेरिट आएगा, आप मेडिकल पास कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार जानकारी किसको चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हर जगह पे हर एक बंदा को जो वैकेंसी मिला है उसको बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें। जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड कमीशन ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश हिंदी के साथ 13 रीजनल लैंग्वेज में ये कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। 13 रीजनल लैंग्वेज क्या, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, साथ में आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोन्नी, मलयालम, मणिपुर, मराठा, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेज में इसके होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आरएमई बोल रहा था, यानी रिव्यू विल बी शेड्यूल्ड टू कंडक्ट बाय सीपीएफ। ये सारे जो है सीपीएफ ही इसको कंडक्ट करेंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में हर एक चीज़ जो है एनेक्सर में उसको दिया गया है। जैसे एनेक्सर यहाँ पर 11 और 12 में जो भी नक्सल इफेक्टेड में क्या करना है क्या नहीं, उसमें हर एक चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। किसमें, ये नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ को बताया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को सीधा जो एसएससी का ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट से भी ले सकते हैं। और ऑफिशियल साइट से अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे से संपर्क करें, मैं भी उसको इसके बारे में विशद जानकारी दे दूंगा। अभी आता है वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ आपको। ये जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला, इसमें टोटल वैकेंसी 26,146, 26,000 इसका टोटल वैकेंसी क्रिएट किया है। 26,000 वैकेंसी कम नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए। हाँ, हमारा देश का जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हम बोल सकते हैं कम है, लेकिन फिर भी आज के समय पे ये वैकेंसी कम नहीं होता है एक ज़िंदगी किसी को बनाने के लिए। उसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसी अलॉट किया गया है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर यानी जनरल कोटा का अलग अलग वैकेंसीज में दिया गया है। अब ये किस प्रकार से होगा देखते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी अप्लाइड है। सबसे पहले हम देखेंगे बीएसएफ। जो बीएसएफ है, बीएसएफ में टोटल वैकेंसी है 6,174। अब 6,174 जो वैकेंसी है, इसमें से मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है 5,211, फीमेल के लिए 9,663। उसके बाद सीआईएसएफ का वैकेंसी 11,000, सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ को दिया है। और जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर सीआईएसएफ का ही सबसे हाईएस्ट मार्क को सीआईएसएफ को ही दिया जाता है। उस सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 9,913 और फीमेल के लिए 1,112 वैकेंसी अलॉट किया गया है। उसके बाद सीआरपीएफ में टोटल वैकेंसी अलॉट किया गया है 3,337, जिसमें मेल है 3,266 और फीमेल सिर्फ 71 कैंडिडेट को दिया गया है। एसएसबी में भी सेम टोटल वैकेंसी 635 में से 593 जो है मेल कैंडिडेट और 42 सारे फीमेल कैंडिडेट। आईटीबीपी में थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा दिया है एसएसबी से। आईटीबी वैकेंसी दिया है 3,189, जिसमें मेल कैंडिडेट है 2,694 और फीमेल कैंडिडेट 495। क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट अभी तक कम था, इसलिए फीमेल कैंडिडेट का संख्या इसमें बढ़ाया जा रहा है। असम राइफल में 1,490, जिसमें फीमेल 42, मेल 1,448। एसएसएफ सिक्योरिटी फोर्स, इसमें टोटल वैकेंसी है 296, जिसमें 222 मेल और 74 फीमेल। इस हिसाब से टोटल 9,626 जो है 23,347 जो है मेल कैंडिडेट है,
कितना मेल कैंडिडेट इसमें दिया गया 23,347 और फीमेल कैंडिडेट 27,999। टोटल कैंडिडेट 26,146। और बता देता हूँ ये जो आपका है CAPF का जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है SSC द्वारा, स्टाफ सेल्स कॉमेडी द्वारा, उसमें जो पे लेवल है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो पे लेवल है, पे लेवल 3 में आता है, यानी आपका बेसिक पे जो है 21,700 से लेके 59,100 तक रहेगा। उसके बाद हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद साल में 2 DA लगेगा, वो परसेंटेज कभी 3% होता है, कभी 4% होता है। ये DA आपका कंप्लीट रहेगा। जैसा अभी टोटल DA परिमाण है 42%। उसके बाद हर 10 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद आपका MSCP लगता है, जो आपका डबल इंक्रीमेंट होता है। उसमें उस साल आपका 6% इंक्रीमेंट वृद्ध होगा। इस प्रकार से आप जैसे अभी पे लेवल 3 में है, उससे 4, 5 ऐसे पे लेवल भी आपका चेंज होता रहेगा। इसके बाद ये डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट आइए, इसमें डायरेक्ट ALDC का एग्ज़ाम रहता है, 5 साल के बाद आप दे सकते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट SI और ASI में सीधा चयन किया जा सकता है सिपाही से, यानी कांस्टेबल GD से। और ये था इसका पे लेवल। और ये टोटल वैकेंसी 26,146 वैकेंसी SSC GD द्वारा कंडक्ट किया गया है 2024 के लिए। तो जो भाई बहन जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि आप जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आ सके। इसमें वैकेंसी जो है कुछ एक्स मैन को भी दिया गया है, और जितना भी जो भी तरीका है, जो भी है, सब कुछ इसमें अच्छी तरह से दिया गया। जैसे इसमें एज लिमिट, जो एज लिमिट होता है SSC GD का, वो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। कितना एज लिमिट दिया गया है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए एज लिमिट 18 से 23 है ना, 18 से 23 एज लिमिट इसमें दिया गया है। वो भी 1/1/2024 का हिसाब से 1/1/2024 तक आपको 18 से 23 साल का अंदर होना चाहिए, यानी 1/1/2001 का बीच में आपका नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी में कुछ एज रिलैक्सेशन रहता है, जैसे SC ST का 5 साल रहेगा, OBC का 3 साल रहेगा, एक सर्विसमैन का दिया गया है एज रिलैक्सेशन कोच। उसके बाद जो बच्चे लोग गुजरात दंगे में हुआ है या विक्टिम का कुछ केस है, उसमें 10 साल 8 साल इस प्रकार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जो एज रिलैक्सेशन का क्या नियम है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। किसमें? नोटिफिकेशन में। अगर आप SSC का साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर जिसको चाहिए वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसको नोटिफिकेशन भेज दूंगा ताकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट का कौन कौन सा सर्टिफिकेट, EWS, कोई भी सर्टिफिकेट आपको जो भी होता है, EWS का हो गया, SC ST OBC डोमिसाइल, सारे सर्टिफिकेट का भी इसमें फॉर्मेट दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसमें मैट्रिक पास तक ही मांगता है, 10 पास। कोई भी जो बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता है, उस कोई भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास कर सकते हैं। मैट्रिक पास छोड़ के आप 12, कोई कुछ भी डिग्री जो आपके पास है, 12 या BA BCom, कुछ भी डिग्री आपको है, BSc, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर्वनिम्न यानी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, 8 पास होने से इसमें आप नहीं कर सकते। तो एडुकेशन का क्या क्या सिस्टम है, क्या नहीं, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें एक सबसे अच्छी बात है NCC का जो सिस्टम है, NCC एंड नेशनल कैडेट कोर्स जो रहता है, जिसमें सर्टिफिकेट होता है B A और C सर्टिफिकेट सबसे अच्छा माना जाता है। C सर्टिफिकेट जिसके पास होता है, उसको जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसमें 5% मार्क्स पहले से ही दिया जाएगा कि उसको 5% मार्क्स रहेगा और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिसके पास NCC का B सर्टिफिकेट होगा, उसको 3% मार्क्स दिया जाएगा रिटर्न में, और A सर्टिफिकेट रहेगा तो उसमें 2% मार्क्स रहेगा, जो अप्लाई करने में और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए उसके लिए अच्छा या आसान रहेगा।
उसके बाद क्या क्या सर्टिफिकेट कैसे देना है, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे https://ssc.nic.in में जाके आप भर सकते हैं। इसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 1A, एनेक्सर 1-2, 112 क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़ को इसके बारे में दिया गया। हर एक डॉक्यूमेंट्स का जो फोटो है उसको क्या होगा, मतलब जो भी है सब कुछ इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, किसको फ़ी देना है, किसको क्या फ़ी देना नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में जो नोटिफिकेशन है उसमें दर्शाया गया है। कोई भी चीज़ का जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ को दर्शाया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर जो स्टेट वाइज होता है, जो एसएससी का या सीआरपीएफ का जो जोन है उस जोन का हिसाब से किस प्रकार से रहेगा, उस हिसाब से इसको दर्शाया जाता है। कौन सा जोन का अंदर कौन सा स्टेट आता है, कौन सा जोन का अंदर क्या एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे वेस्टर्न रीजन, दादर नगर हवेली, दामन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। इसमें पणजी, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, ये सब जो है उसका कोड रहता है। और रीजनल डायरेक्टर जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यहाँ पर है मुंबई में। मुंबई से यहाँ पर पूरा इसका सर्कुलेट होगा। तो इसी प्रकार से हर एक रीजन का सिस्टम क्या पर क्या है वो दिया जाता है। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है वो स्कीम के बारे में दिया गया। तो स्कीम के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जो एग्जामिनेशन का स्कीम है, ये स्कीम में टोटल 4 पार्ट दिया गया। पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीआई एंड रीजनिंग। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 20, मैक्सिमम मार्क 40। ड्यूरेशन टाइम इसमें दिया नहीं गया है। आपको कम से कम 12 से 15 मिनट के अंदर एक एक पार्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दिया गया पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जीके एंड जीए, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। समय 60 मिनट। यानी अगर आप इसको हिसाब करेंगे, आपको 4 पार्ट है, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 4 पार्ट में 80 क्वेश्चन रहेगा। और जिसका एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा, तो टोटल 160 मार्क का एग्ज़ाम होगा। इसमें से एनसीसी में 5%, 4%, 3% कोटा का नंबर रहेगा। साथ ही साथ आपको 60 मिनट रहेगा, यानी 1 घंटा में रहेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। यानी अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट के लिए आपको 15 मिनट, एक पार्ट के लिए 15 मिनट टाइम मिलता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा जो सबसे अच्छा रहेगा, एक पार्ट को 12 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। तो आपको 12 से 14 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। 14 मिनट में कंप्लीट करने के बाद 4 मिनट बचेगा। उस 4 मिनट में आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करना जरूरी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका छूट गया, कुछ होगा तो उसमें आप रीचेक कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा उसी हिसाब से इसको दिया गया। जैसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल पर्पस चॉइस टाइप रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडक्ट इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज। कोई मार्क्स क्या क्या है, रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर द विल बी नेगेटिव मार्क। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स रहता है। नेगेटिव मार्क्स क्या होता है, अगर जिस एग्ज़ाम में जिसमें नेगेटिव मार्क रहता है उसमें आपका नंबर का काटिंग होता है। जैसे यहाँ पर 0.25, यानी अगर एक आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपका नंबर नेगेटिव होगा। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। आपने टोटल 80 क्वेश्चन में से 76 क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो क्या होगा, आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो आपका टोटल जो मार्क्स होगा, 2 नंबर एक क्वेश्चन में होगा तो एक में 25 पॉइंट मार्क जाएगा आपका। एक नंबर 4 क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका कितना घटेगा, 5 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग का रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, जैसे फंडामेंटल, अरिथमेटिक, ऑपरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो भी है
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आता है फिजिकल टेंडर्स टेस्ट, जो आपका पीएसटी और पीटी होगा, उसमें क्या क्या है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें दिया गया है। आप देखिए ध्यान से। जो रनिंग होगा, मेल का 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगा और 1.67 मिनट में होगा। फीमेल का 1.68 8.5 मिनट में देगा। 800 मीटर 5 मिनट में करना है। ये जो है कहाँ कहाँ का फॉर कैंडिडेट दोस्त हु बिलोंग इन लद्दाख रीजन। ये जो लद्दाख रीजन मैंने उसके लिया। बाकी जो कैंडिडेट बिलोंग फॉर कैंडिडेट लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन है उसके लिए ये रहता है रेस का। ये हो गया रेस का जो आपका तरीका है किस प्रकार होगा, उसके बारे में विशद जानकारी इसमें दिया गया। उसके बाद हाइट, हाइट का कितना हाइट चाहिए आपको। नॉर्मल हाइट चाहिए मेल के लिए 170, फीमेल के 156। लेकिन किस किस को क्या छूट रहेगा क्या नहीं, इसमें हर एक चीज़ को दिया गया है। चेस्ट, चेस्ट नॉर्मल रहता है 80 और मिनिमम एक्सप्रेशन 5, यानी 80 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। लेकिन किस जगह पे, किस रीजन पे, किस में कितना छूट रहता है, इसका सारा कुछ इसमें दिया गया। वेट का भी क्या है, सब कुछ इसमें देगा। मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो पीएसटी और पीटी पास करता है उसको डीएमई के लिए बुलाया जाता है। डीएमई में आपको क्या क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ इसमें दिया गया है। डीएमई में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, और जो डॉक्यूमेंटेशन डीबी होगा, और डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहला डीएमई के लिए आएंगे। आपका फोटो विजन होगा, बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन भराया जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट, एनसीसी वगैरह जो भी सर्टिफिकेट क्या क्या है, सारा चीज़ इसमें दिया गया। आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कम से कम 9 सर्टिफिकेट का बात बताया गया। आप इसको अच्छी तरह से अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सर्टिफिकेट अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ चाहिए, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो साइट दिया गया है। उसके बाद एग्जामिन के लिए जो जानकारी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन सा क्या करना है। उसके बाद कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग फॉर मार्क्स पे क्या क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़ के बारे में जो भी जानकारी है, हर एक जानकारी इसमें दिया गया है। जैसे आप उसको चुनेंगे सीबी वगैरह नहीं, तो एप्लीकेशन फिलिंग द 7 प्रिफरेंस, जो प्रिफरेंस रहेगा, प्रिफरेंस किस प्रकार से दिया गया, बीएसएफ को ए, सीआईएसएफ को बी, इस प्रकार से आप प्रिफरेंस देके चुन सकते हैं। कोई भी 2 या 3 फौज को आप चुन सकते हैं। एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या रूल रेगुलेशन किस प्रकार से क्या है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी एंड मिसकॉन्डक्ट, कोई मिसकॉन्डक्ट करता है कैंडिडेट, अगर अपने फिजिकल, पीएसटी, पीईटी, सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, डीएमई, आरएमई, कुछ भी में कोई भी उसको अगर मिसकॉन्डक्ट करता है या गलत काम करता है तो उसके साथ क्या कार्रवाई किया जाता है, हर एक चीज़ को इसमें दिखाया गया। क्या करना है क्या नहीं, आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या होगा, किस प्रकार से क्या होगा, पे स्केल क्या है, कितना, हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। तो ये जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा उस प्रकार कैसे करना है, लैन का कार्रवाई कैसे करना है, ब्लूटूथ डिवाइस क्या क्या है, हर एक चीज़ को इसमें दर्शाया गया। तो अगर आप ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में मान रहा 56 पेज का है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर इतने इंग्लिश में पढ़ने में समस्या होगा तो आप इसको सीधा हिंदी में भी कन्वर्ट करके गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप इसको कर सकते हैं। हेल्प डिस्क कहाँ पर क्या है। उसके बाद पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो ओटीआर होगा वो कैसे करना है, किस प्रकार ओटीपी आएगा कि क्या नहीं, हर एक चीज़, जो चीज़ आपको जानने का ज़रूरत है या जो चीज़ का ज़रूरत है वही चीज़ सिर्फ इसमें दर्शाया गया है। किसमें, एनेक्स्टार A1 में क्या भरना है जब आप फॉर्म भरेंगे सीपीएफ के लिए, कौन कौन सा आईडी देना है, क्या आईडी नंबर कैसे भरेंगे ताकि भरते समय आप कोई गलत ना करो, वो भी चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। जैसे ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, हर एक चीज़ जितना आपको जरूरत में एनेक्स्टार 1A 3/5, जितना भी एनेक्स्टार होता है 5 का 4, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे टोटल 5 फॉर्म रहेगा एनेक्स्टार 1A का, तो 5 में से कौन सा फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है,
हर एक चीज़ को इसमें दिखाया गया। अगर आप ये अच्छी तरह से बस देख लेंगे तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें दिखाया गया प्रीवियस, सेव, नेक्स्ट, रीसेट, क्लोज, हर एक चीज़ का ऑप्शन इसमें रहता है। जो एसएससी इसको कंडक्ट करता है बहुत बढ़िया से ऑनलाइन कंडक्ट होता है। पहले समय पे ऐसा नहीं होता था। पहले समय पे आपको फॉर्म भर के बाई पोस्ट उस फॉर्म को भेजना पड़ता था, लेकिन आज के समय पे सब कंप्यूटर का सिस्टम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कोई गलत होता है तो उसमें फॉर्म आपको भरना पड़ता था या दोबारा फॉर्म कहीं से मंगाना पड़ता था। फॉर्म आसानी से मिलता नहीं था, बहुत समस्या होता था। लेकिन आज के समय पे अगर आपको गलत भी होता है तो तुरंत आप उसको रीचेक करके कर सकते हैं। उसके बाद एनेक्सा 22A में 4 फॉर्म है। 4 में से कौन सा फॉर्म में क्या क्या करना है, हर एक चीज़ को इसमें दर्शाया गया। आपका साइन कैसे करना है, कंप्यूटर पे साइन, आप कैसे फ़ोटो देना है, सारे चीज़ इसमें दर्शाया गया। इसमें कैप्चा भरना है। इसमें आपको स्पेसिमेन फ़ोटो का एक दिया हुआ है, जो आपको फ़ोटो देना है। इसी प्रकार सिंपल फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये फोटोग्राफ जो आपको ऊपर में है यही फ़ोटो आपको एक्सेप्ट होगा। ये वाला फ़ोटो आपको एसएससी फॉर्म में एक्सेप्ट होगा। बाकी जो नीचे फ़ोटो दिया गया एक भी फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं किसी में टोपी पहना है, किसी में ब्लैक, किसी में ये वो उल्टा, ये चश्मा पहन के हीरो के माफिक, ऐसा फ़ोटो एक्सेप्टेड नहीं है। सिर्फ एसएससी का ऑफिशियल साइट से जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें इसी प्रकार का सिंपल फ़ोटो चाहिए। क्लियर है? उसके बाद फ़ोटो का तरीका कैसे देना ये भी दिया गया। उसके बाद आपको एनेक्सर 4 सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस डिफेंस पर्सन, जो पर्सनल डिफेंस में सर्विस करका है उसका जो सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद कोई और एम्प्लॉय है जो छोड़ के आना चाहता है, उसका मतलब दूसरा फोर्स से आके या दूसरे जगह से आके किया है, SC ST का जो सर्टिफिकेट उसका फॉर्मेट क्या होगा, उस फॉर्मेट को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। किस प्रकार से फॉर्मेट कहाँ से साइन करवाना है, किस प्रकार करवाना है, हर एक फॉर्म का। एनेक्सर 8 को भी कैसे करना है उसमें भी दिया हुआ है। मतलब हर एक एनेक्सर का जो भी फॉर्म है सारे फॉर्म को यहाँ से दिया। एक्शन 9 सारे चीज़ को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। अब स्टेट वाइज जो कोड होता है, जो कोड आपको भरना है, उस कौन सा स्टेट में है उस स्टेट का कोड आपको भरना है। जहाँ अंडमान A से शुरू होता है और ख़त्म होता है आपका W से, तो अंडमान निकोबार का कोड क्या होगा। उसके बाद आंध्रा का कोड, बिहार का कोड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, लास्ट में वेस्ट बंगाल, हर एक कोड भी दिया गया है। स्टेट का असम में कहाँ का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या करना है, हर एक चीज़ इसमें दर्शाया गया है। तो एसएससी का जो फॉर्म है ये एसएससी का ऑफिशियल साइट में जारी हुआ है। तो जो साथी दोस्त लोग, भाई बहन इसमें एसएससी का सीएपीएफ में किसी भी फोर्स में जॉब करने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा समय और अच्छा सुयोग है कि आप एसएससी का जॉब में आके आपके खुद की और आपका परिवार को आप सपोर्ट दे सकते हैं, आपका लक्ष्य में आप पहुंच सकते हैं। अगर किसी को एसएससी का कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, पीईटी, पीएसटी, डीएमई, आरएमई का बारे में जानकारी चाहिए कैसे क्या है, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स की मदद से जुड़ सकता है। और ये वैकेंसी है तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपना तैयारी करते रहिए और जल्द से जल्द सीपीएफ का परिवार में आपको स्वागत करता हूँ। नमस्कार सभी को।